प्यारे सुनने वालों, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पता नहीं क्यों ये शेर याद आ गया। दिल फिर से कुछ परेशान है। मेरी अगर वो फूफी थी, मुझे नहीं पता थी कि नहीं, जुबैदा, तो जुबैदा ने अपने बेटे को चेक करने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं मुझे इस्तेमाल किया। जुबैदा को तो अपने बेटे का पता होगा ना। वो इस चीज से साबित होता है कि उसकी बीवी को भी पता था और वो कहती थी कि मासियों को लेके बैठ जाता है। फिर बहुत साल बाद चाची रुखसाना ने कहा, एक दफ़ा हम उनके यहाँ थोड़ा सा मैं तस्हीह कर दूं कि हम नाज़िमाबाद वाले घर से गए बाथ आइलैंड, जहाँ चाचा जी शरीफ और चाची रुखसाना और वो लोग रहते थे, चाची रुखसाना लोग रहते थे। क्योंकि मुझे ये याद है कि जब हम 71 में नाज़िमाबाद वाले घर में आए थे तो चाची रुखसाना प्रेग्नेंट थी। उनकी दूसरी बेटी ने होना था। मेरा और उनकी बड़ी बेटी का फ़र्क शायद 5 साल का है, और फिर 2 साल वो छोटी है, छोटी वाली। मुझे नहीं पता 2 साल या 1 साल या 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं छोटी वो होनी। बड़ी वाली का 5 साल का फ़र्क है, और ये तो वो प्रेग्नेंट थी। तो चाची रुखसाना क्या, फिर हम बाथ आइलैंड से गए W1018 ईस्ट स्ट्रीट। तो बाथ आइलैंड से हमें वो फ्लैट से अपने रेलवे ट्रैक भी नज़र आते थे। 3rd फ्लोर का वो भी फ्लैट था और ऊपर छत थी, और वो चाचा जी शरीफ का सामने था और हमारा राइट पे था और लेफ्ट पे चाचा जी शरीफ का था, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़े तो फूफी बैदी ने यानी जुबैदा ने मुझे इस्तेमाल किया। इस तरह मुझे लगता है कि फिर ये यहाँ पर बात एंड नहीं हुई, कुछ ही अरसा गुजरा। ये शायद ईस्ट पाकिस्तान से आने के साल के अंदर ही में ये वाकया हो गया, शाहिद वाला, कि उसने मेरे साथ यूं किया। मैं तो इसे शादी ही कहती हूँ, रह क्या गया। मैं तो इसे शादी ही कहती हूँ। नायला कैसे बची, मैं ये भी सोचती हूँ। क्योंकि हम दरवाजे से एंटर होते थे तो लेफ्ट साइड पर सोफे पड़े हुए थे, धुंधला सा मुझे याद है। उस पहले सोफे पे ही नायला बैठी थी, और फिर बड़े सोफे थे जैसे 3 वाले होते हैं, उसमें अम्मी और अब्बाजी बैठे थे, और फिर उसके आगे एक सोफा था जिस पे मैं बैठी थी। तो शायद नायला से वो इतनी दरवाजे के नज़दीक थी कि उसके आगे टेबल रखना और वो करना वो सब मुश्किल था। तो मेरी किस्मत तो पहले से ही ख़राब थी, तो वो और ही ख़राब ही हुई ना, ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, कुछ ना बाकी बचा। इसको मैं मौलाना तारिक जमील, मैं मौलाना तकी उस्मानी, उन सब से पूछती हूँ, इसको आप क्या कहेंगे? रेप कहेंगे? इसको आप इज़्ज़त लूटना कहेंगे? रेप भी क्या इज़्ज़त लूटना होता है? पहले तो ये तस्हीह की जाए। दूसरे तमाम उल्मा से मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या होना चाहिए। कैसे मेरी अंदर जो एक जलन जल रही है वो कैसे बुझे। आगे आप मेरी कहानी सुने और फिर फैसला कीजिएगा, या आप अभी मेरा पहले इस हद तक, जहाँ पर तक मैंने अपनी कहानी सुनाई है वहाँ तक ही बताएं ये क्या है। फिर आगे सुनेंगे जब, तो उस वक्त बताइएगा कि अब ये नहीं, ये हो गया। तो ये सब इस तरह से नहीं होता। इस तरह ज़िंदगी में ऐसा कहाँ होता है कि आप किसी के घर जाएं और 4 बंदे अंदर चले जाएं और बाहर उनके बच्चे घूम रहे हों
और उनके साथ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर एंड नहीं हुआ, हम फिर भी फूफी बैदी के यहाँ जाते थे। अब मुझे ये नहीं याद कि वो उससे पहले, इस वाक़ये से पहले में ये था या बाद में था। तो वो हम इनके किचन में जाते थे, तो फूफी बैदी के किचन में ये नासिर, शाहिद, उनके 3 बेटे थे ना, मैंने आपको बताया, शाहिद, तारिक, नासिर। तो वो ये शाहिद और नासिर ही ज़्यादा आगे होते थे। तो ये कहते थे हम हर खाने के बाद ना थोड़ी सी पेप्सी पी लेते हैं, और ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। और उनका घर ऐसा था भूपी बैदी का कि आप गेट से अंदर हुए और फिर सीधा गए तो राइट पे कुछ नहीं था, और लेफ़्ट पे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, यानी आपने आधी चढ़ी और फिर आधी उल्टी तरफ चढ़ी और आप ऊपर पहुंच गए। और ऊपर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था, और फिर एल शेप में 2 दरवाजे थे, एक ड्राइंग रूम का और एक, उसको आप टेरेस ही कहेंगे, मतलब उसकी छत नहीं थी। आधे में थोड़ी सी छत थी और बाकी छत नहीं थी। लेफ्ट पे किचन था, और सीढ़ियों चढ़ के भी एक वॉशरूम भी था। सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो 2 दरवाजे थे। अब एल शेप में थे या नहीं, 2 दरवाजे थे और फिर एक ऊंचा चढ़ के एक वॉशरूम भी था, या शायद नहीं था, पता नहीं, था, मुझे नहीं याद। खैर, जो चीज़ मुझे याद है वो ये कि सीधा जब उस जिस जगह की छत नहीं थी, सीधा जाते थे तो एक और वॉशरूम था जो खुला सा था। वो वॉशरूम शायद नौकरों के लिए था, ऊपर की तरफ, जो मैं बाहर बता रही हूँ सीढ़ियों के पास। तो यहाँ एक और वॉशरूम था जिसके ऊपर चढ़ के वो पुराने ज़माने वाला वो वॉशरूम सिस्टम था कि नीचे बैठ के आपने पिशियाँ की या जो भी किया, और सीढ़ी चढ़ के वो यूँ था, खुला सा वॉशरूम था, पीछे उसके रोशनदान था। वॉशरूम में चढ़ने से पहले एक लेफ्ट पे दरवाज़ा था जो इनका स्टोर था। और इस खुली जगह से आप आओ, वॉशरूम में से अगर आप आ रहे हो तो लेफ्ट की तरफ थोड़ी सी छत थी और उसके नीचे अंदर जाने का रास्ता था, जो यूं तकरीबन गोल सा, यूं करके ऐसे स्लाइटली गोल सा, ऐसे वो बैठने की जगह थी। और फिर आगे ड्राइंग रूम का अंदर से भी दरवाज़ा था। 3 दरवाजे थे ड्राइंग रूम के, शायद एक अंदर से, एक उस नहीं, 2 ही थे, एक अंदर से और एक बाहर से, और एक तो वो जो हम उस खुली जगह पे आते थे वो। और फिर अंदर जो कमरे थे वो मैंने नहीं देखे, मुझे याद तो है हम अंदर जाते थे, फूफी बैदी हमें वो निकाल कर देती थी टॉफ़ियाँ, लेकिन वो 1 आध मिनट में ही निकाली और वो लेकर बाहर आ गई। तो ऐसा कहाँ होता है? तो चाची रुखसाना ने मुझे कहा कि वो कह रहे हैं कि किसी के यहाँ चाचा ऊपर आ गया था, चाचा था वो ऊपर आ गया और उसने पपियाँ शपियाँ कर ली। खैर, उनको पता नहीं क्या किसी ने बताया या क्या नहीं बताया, ये कहानी यूं है। बाजी चाहे इत्तफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे इत्तफाल है। मत पूछ के क्या हाल है मेरा, तेरे पीछे तू देख के क्या रंग है मेरा, तेरे आगे बाजी
जाए इत्फाल है। ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। कलीसा मेरे पीछे है तो काबा मेरे आगे। बाजी चाहे इत्फाल है। पता नहीं ये ज़िंदगी क्या है, मगर ये मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में तो कि आपकी बिल्कुल नहीं चलती, आपकी बिल्कुल नहीं चलती। आप बस या पता नहीं, हर कोई ऐसा ना हो। कुछ लोगों के बड़े खुशकिस्मत होते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। अब हम 5 बहन भाई थे। एक मेरी माँ का बच्चा पैदा होने के बाद मर गया, और फिर खालिद भाई, फिर आबिद भाई, फिर रुबीना और मैं, समीना और नायला। खालिद भाई का रोल मैं अपनी ज़िंदगी में, चिटगांव में मुझे खालिद भाई बिल्कुल याद नहीं है कि वो थे भी कि नहीं। नाज़माबाद वाले घर में मुझे खालिद भाई बिल्कुल याद नहीं है कि वो थे भी कि नहीं। ना मुझे वहाँ याद है बाथ आइलैंड वाले घर में। बाथ आइलैंड वाले घर में ना मेरी अम्मी ने ये अब किया था कि सबको कहती थी इसको गाना आता है, तो इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तू सुना। चाचा जी शरीफ भी बड़े गाने गाते थे, बहुत उनकी आवाज़ अच्छी थी, और कोई बड़े ही बेहतरीन वो गायक थे, उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी। उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशकिस्मत वाली गुजरी। ठीक है, उनके पास बेटा नहीं था। मुझे याद है कि जो मेरे अब्बा की मोमानी थी, चाची रुखसाना की अम्मी, चलें ये बाद में बताऊंगी। तो मुझे खालिद भाई का बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। फिर W10 वाले घर में थोड़ा सा याद है कि दोनों भाइयों का कमरा एक साथ हुआ करता था। तो फिर हम बार बार फूफी बैदी के घर गए, कई बार। एक दफ़ा वो पेप्सी पी रहे थे, उस वॉशरूम में जाते थे, स्टोर में देखते थे तो स्टोर खाली मिलता था, और उसकी खिड़की से बाहर ऐसे कोई अजीब सा नज़ारा, यानी कुछ नहीं, ऐसे बड़ी ऐसे उस खिड़की से बाहर देखते हुए बहुत डिप्रेशन होता था, बड़ा ही। लेकिन देखती भी ज़रूर थी, पता नहीं क्यों। मालूम नहीं क्यों देखती थी। नीचे मेरी पुप्पी के सास और जुबैदा के सास और ससुर रहते थे, लतीफ़ साहब और उनकी बेगम सकीना। और हम नीचे जाते थे, पुप्पी बैदी कहती थी जाओ जाओ। एक सीढ़ियाँ तो वो थी ना जो मैंने आपको बताई, और एक और सीढ़ियाँ थी जो नंगी, जिस जगह की छत नहीं थी ना, उससे नीचे उतर रही थी, ओपन सीढ़ियाँ जो वहाँ जाती थी। उस नीचे दादा दादी का भी यूं ही था खुला, नीचे का तो मुझे इतना याद नहीं, पर हम उनको सलाम करने जाते थे। फिर हम नीचे फूफी बैदी के बाग में जाते थे, जो कि यानी ऐसे एक हिस्से पे बाग था और एक हिस्से पे घर था, यूं था। तो हम पीछे से जाते थे तो बाग तक पहुंचते थे तो इतने दरख्त लगे होते थे, वो शरीफे का, आम का, चीकू का, बहुत दरख्त होते थे। तो हम ऐसे थोड़ी देर घूमते थे, और बहुत दरख्त होने की वजह से वो जैसे सफाई भी कोई नहीं करता था, नीचे पत्ते नहीं ऐसे किस्मत आते हैं आपके पैर के नीचे, तो बड़ा डिप्रेशन होता है।
तो वो हम देखते थे। पुप्पी बैदी जुबैदा कहती थी कि मैं ने जब शायद कॉलेज में था, मुझे नहीं पता वो स्कूल में था या कॉलेज में, मेरा ख्याल है कि कॉलेज में होगा। जब वो कॉलेज में था तो स्कूल कॉलेज वालों के साथ गया हुआ था और वहाँ से फ़ोन आया कि आपका बेटा गिर गया है पहाड़ी से। तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि मैं खाना लगा रही थी, तो मैंने खाना लगाया, हमीद साहब ने खाना खाया, पूरे घर ने खाना खाया, और खाना वाना खिलाने के बाद मैंने उनको बताया कि वो बेटा आपका गिर गया। यानी हम में से तो कोई औरत हो उससे सब्र ना हो और वो बताए मियाँ को। और उनको इतना मियाँ का कोई ध्यान था, कोई वो इतनी आ, हिंदी लफ्ज़ बोलना नहीं चाहती, फिल्में देख देख के हिंदी लफ्ज़ जब देखते थे, अब तो नहीं, चढ़ गए हैं ज़बान पर, कि इतनी पतिव्रता थी कि वो तो बस उनको हमीद साहब नज़र आ जाएं तो उन्हें कुछ नहीं नज़र आता था। बस उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, उनका उसका मानना जुबैदा के लिए फ़र्ज़ है। फिर ये वाक़या हुआ और फिर हमने सुना कि नसरीन जो लंदन में थी, जिसका मियाँ ही लंदन में था, निकाह यहाँ ज़रूर हुआ होगा दोनों का, लेकिन फिर ये लंदन ही गई। तो लंदन में जो थी उसकी अपने मियाँ से आ, कुछ झगड़ा हो गया है और वो वालदैन के पास यहाँ आ गई है। उसके उस वक्त 2 बच्चे थे उसी घर में, जो मैं बता रही हूँ ना आपको, गार्डन में था, उसी घर में, गांधी गार्डन के सामने। तो वो वापस आ गई। और मैंने सुना था कि जुबैदा ने अपनी बेटी को, वो भी मौलवी ख़ानदान था ना, मौलवी मज़हर का भाई उस्मान, तो उनकी 4-5 बहनें थीं। तो अ, 4-5 वो बहनें थी, तो वो वापस आ गई। और इस तरह से मैंने सुना कि उनका झगड़ा है। और वो जो उनकी बेटी है ना सोफिया, वो भी ना लड़की है और ना लड़का है, और शबनम है उनके साथ, और वो झगड़ा हो गया। तो शबनम मेरे जितनी होगी, मैं भी उस वक़्त नहीं तो 1-2 साल बड़ी होगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। शबनम और मैं एक जितने होने चाहिए। तो ये हो गया। तो ये उनका वो घर था गार्डन वाला, पर जैसे हौ लग गई दिल को हौ ही लग गई। वही रातों को नींद नहीं आती, डर बड़े लगते, बड़े खौफ महसूस होते, इस तरह चलता ही गया। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार, रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। ऐसी बहार में अगर आप लुट जाएं तो फिर तो आपके पास कुछ नहीं रहता ना। मैं छोटी थी, 72 में मैं कितने साल की होंगी, 9 साल की। वो अभी तक जलील इंसान, कमीना इंसान शायद जिंदा है। फिर उन्होंने इस पे बस नहीं किया। फिर हम उनके यहाँ गए, तीसरी चौथी पता नहीं कितनी दफ़ा। तो एक दफ़ा गए तो पुप्पी बैदी ने फ़ोन करके, बल्कि अम्मी ने बताया कि हमें बुलाया है। तो पुप्पी बैदी के साथ हम लोग गए कि वहाँ हमारा घर बन रहा है, और वो हमें अलमरा सोसाइटी में 118 अलमरा पे लेकर गईं। उस वक्त दरवाजे वरवाजे, गेट, घर के भी दरवाजे नहीं लगे थे, बड़े आलीशान, वो जैसे बनता घर बड़ा खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। मैं भी अम्मी के साथ थी, और कौन साथ था ये मुझे याद नहीं। जुबैदा को पता था, जुबैदा को सब पता।
हमीद साहब को भी सब पता। तो फिर ये शादी हुई ना, ये क्या हुआ? या उसके ऊपर वाजिब है कि वो अधूरा काम पूरा करे? किस तरह आप इसे देखते हैं? तो फिर हम उस घर से शिफ्ट होकर नाजमाबाद वाले घर से बाथ आइलैंड आ गए। वहाँ पुप्पी बैदी के घर में ना लतीफ़ साहब, उनकी बेगम सकीना, उनका बेटा खालिद और उनकी बहू खालदा रहते थे। उस खालदा को मैंने नीचे जाके देखा हुआ था, नीचे जाते थे देखा था, पर इनके चचा को नहीं हमने देखा था। खालदा एक आध बार नज़र आई थी। फिर हम बाथ आइलैंड आ गए। बाथ आइलैंड में आए तो चाचा जी शरीफ बड़ा नया नया, शायद मेरे जो अनवर साहब थे ना, वो वही ढूंढते थे चिटगोंग वाला, भाइयों के साथ ऐसे रौनकें गाने इस तरह, शायद तो वो चाचा जी शरीफ को भी बुलाते थे, वो गाने गाते थे। और फिर मुझे भी कहते थे बंगाली गाना सुनाओ, तो मैं सुनाती थी। होलो लोबो होलो তোমায় মুক্তি দিতায় ফেলো অর্কতবো পোয়েবা তুমি রোয়েলা মুকিয়ে এলো হলো লোবো হলো হলো লোবো হলো তোমায় মুক্তি দিতায় ফেলো অর্কতবো রোয়েলা মুকিয়ে এলো হলো লোবो হলো ঘুম পাড়ানা বাসে দিকে। आगे मुझे भूल गया, उस वक्त मुझे पूरा गाना याद था। और तो किसी को कोई बंगाली गाना बहन भाई जो थे उनको याद नहीं था, मुझे कैसे था? आखिर मुझे कैसे याद था ये? फिर वहाँ खाला लोग भी। इतने में फिर क्या हुआ, मेरी अम्मी ने नाज़िमाबाद वाले घर में ही हम थे तो खाला को चनियोट से खाला और नानी आ गई, और उनके लिए अम्मी ने घर ढूंढा कि वो इतना नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई छोटा मोटा घर हो। मामू असलम और अम्मी ने भी, तो वो एक आप जब वो 7 नंबर पे मुड़े तो सबसे पहला जो वो आता है ना लेफ्ट, उसी में ही उनका घर था। यूं बस एक कमरा था, फिर वो यूं गली सी थी, ऊंची सी दीवार थी, और पीछे एक बिल्कुल स्टोर नुमा कमरा था, और यूं ही किचन था। और मुझे याद है कि मेरी ना वो आँख में वो ऐसे करके उसको कहते थे गूं तड़की, पंजाबी में खाला कहती थी, हमें तो पता नहीं था कुछ। तो खाला के यहाँ उनकी कोई सहेली आई हुई थी, उसने कहा ले आ मैं ठीक करा, और उसने ना मेरी पूरी दबा दी और मेरी चीखें निकल गई, इतनी मुझे दर्द हुई। तो खाला वहाँ आकर कमर, फ़रक और नीलम, फ़रक नीलम का अब्बा यूसुफ था, और खाला यहाँ आ गई। 2 साल तो वो ऐसे ही फिरते रहे। कमर अंकल तो इंटर करके वहाँ से आए थे, कमर साहब इंटर करके वहाँ से आए थे चनियोट से, लेकिन ये दोनों बहन भाइयों ने 2 साल तो ऐसे ही फिरते रहे, कहीं दाखला नहीं हुआ, फिर 7th में कहीं जाके हुआ। और मेरी अम्मी कहती हैं कि फ़र्क जो है वो तुमसे 1.5 साल बड़ा है। बहरहाल फिर इन दोनों का दाखला हुआ, फिर हम वहाँ गए बाथ आइलैंड, तो वहाँ पर फ़र्क खाला लोग आए, तो फ़र्क और उनको हमने कहा आओ हम तुम्हें पीछे पीछे ना एक टैंकी सी थी, टैंकी के ऊपर ऐसे ऐसे यूं बने हुए होते हैं ना, पानी का कोई बड़ा सा यूं टैंक था, ऐसे पहाड़ की तरह था।
तो हम उसके ऊपर बैठ जाते थे और यूं स्लिप होते थे। चनियोट का मुझे याद है, हम जब जाते थे ना चनियोट, तो चनियोट की पहाड़ी पर फर्क और ये लोग लेकर जाते थे। तो पहाड़ी पर ना एक ऐसी ही स्लाइड बनी हुई थी, तो फर्क जो है वो उस स्लाइड से यूं नीचे आता, और हम कहते होए तू कहीं बिल्कुल ही नीचे पहाड़ी से ही ना चला जाए। और वो उसको इतनी प्रैक्टिस थी, वो कहता था ओए कुछ नहीं होता। तो बहरहाल वो हम थोड़े ही अरसे रहे। वो भी घर यूं था चाचा जी शरीफ का, मैं आपको बता सकती हूँ, अपना मुझे इतना याद नहीं, पता नहीं क्यों चाचा जी का अब ज़्यादा याद है। घुसते साथ एक छोटा सा टीवी लाउंज था, और उसके साथ एक अंदर कमरा था जो चाची रुखसाना चाचा शरीफ का था। कमरे से निकलो तो आपके राइट पर टीवी लाउंज, और उसके साथ एक बड़ी सी गैलरी जो जालियों से बंद थी। और लेफ्ट पर आप मुड़े तो एक वो राइट पर, लेफ्ट पर मुड़े मुड़े तो राइट पर डाइनिंग टेबल, और लेफ्ट पर चेस्टेड ड्रॉ, और फिर आगे किचन, और इसी तरह एक और कमरा, और उस कमरे के साथ वॉशरूम। मुझे वो घर, अपने घर का वो वॉशरूम याद है कि उसके जो रोशनदान थे ना, वो गोल थे, और वो गोल के अंदर वो यूं पार्टीशन थे, और वो यूं ऐसे एक खोल लेते थे, तो वो बड़ा मुझे खौफनाक सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था वो रोशनदान। मैं जब भी जाती थी मैं आंखें बंद कर लेती थी कि इस रोशनदान को ना देखूं। बहरहाल हम 11 महीने रहे, कोई चाचा जी के साथ बहुत अच्छा वो नहीं हुआ, और फिर हम वहाँ से आ गए इधर। अम्मी ने वो नाज़माबाद वाला घर, जो अम्मी कहती हैं मेरे, मैंने खर्चे में से बचाए, मैंने जमा किए खर्चे में से, बोलती तो यूं ही थी, और वो मैंने भाई को भेजे। तो वो नाज़माबाद वाला घर लिया, फिर नाज़माबाद वाला घर बेचा, तो W1018 ईस्ट स्ट्रीट पे जो घर था, सिंगल स्टोरी, वो 1.5 लाख में मिला। तो यहाँ आ गए हम लोग। मेरी माँ यहाँ, उस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई बंगला नहीं था, सिर्फ एक था जो हमारे सामने, वो नूर इलाई, आरिफ इलाई, जो वो उसमें भी लगा हुआ था, वो अम, जो ये ट्रैफिक पुलिस वो होता है उसका कुछ बड़ा लगा हुआ था। फिर उससे नीचे सुहेल, और फिर उससे नीचे कामरान। उनके शायद 2 बेटे मर भी गए हैं, पता नहीं कैसे। तो उसकी, नूर इलाही की बीवी का भी यही बाद में, काफ़ी बाद, सालों बाद सुनने में आया कि उनकी किसी से दुश्मनी थी अपने रिश्तेदार से, कि तूने मेरी जगह पे कब्ज़ा किया है, और ये उसको कहते थे कि तू हट खाली कर। और एक दिन वो चुपके से इनके घर आ गया, ये वहाँ अपने घर गए हुए थे, आधी जगह पे उसने कर लिया था। तो एक दिन जब कोई नहीं था, उसने इसकी बीवी के साथ गलत काम कर लिया। ये नहीं मुझे पता कि कितना गलत काम, लेकिन गलत काम कर लिया। वो अब दोनों मियाँ बीवी मर चुके हैं। उन दोनों को इतना लगा कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई। तो ये कहानी मेरी ज़बानी कुछ यूं चल रही है। वहाँ तो इतना हमें बात आइलैंड में मज़ा नहीं आया। हमें लगा बहुत ही कोई ऊंचा इलाका है। चाची का तो, रुखसाना का एक नौकर था जो छत पे रहता था, मुफीद, उसको वो बुला लेती थी नीचे, और वो सारे काम, रोटियां पकाना, ये सब करना। इनको तो कुछ नहीं आता था। बकौल चाचा जी शरीफ के मेरे बड़े झगड़े होते थे, क्योंकि खाना तो आता था रुखसाना की अम्मी के घर से, और मैं कहता था कि ये बंद करो, और मैं उन्हीं के यहाँ नौकरी करता था। और मेरे जो साले हैं, ये वो सुलेमान सेठ, फजल रहमान, ये सारे, निसार सेठ, ये लोग यूं चाबी फेंकते थे, चल जाके गाड़ी से सामान निकाल के ले आ। तो मेरे इस पर बड़े झगड़े होने लगे रुखसाना से। फिर इस तरह हम यहाँ आ गए।
W10 18 ईस्ट स्ट्रीट, कोई बंगला नहीं। गोल मस्जिद हमारे घर से ही नज़र आती थी, उसका वो मीनार, कुछ नहीं। ऐसे बस कोरंगी रोड बनी शायद हमारे आने पे, वो जो अनवर एंड कोरंगी रोड उसी वक्त बनी जैसे। और फिर जैसे ही हम आए, आप डिफेंस, ये जो फेज़ 1 से आप डिफेंस मार्केट की तरफ जाएं तो एक बीच में हाफ वे पर ना आपको लेफ्ट पे एक रास्ता मिलेगा। उस लेफ्ट पे जो राइट पे जो पहली कोठी है ना, उसके ऊपर बम बरसाया गया और वो पूरी कोठी जो है वो ख़त्म हो गई। तो हम लोग बड़ा डरे कि जैसे ये क्या हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, कैसे सब ठीक होगा, कौन सब ठीक करेगा। इतना वीरान, अम्मी को सख्त डिप्रेशन हो गया। अम्मी कहें अनवर साहब को कि मैंने नहीं रहना इस घर में, मैंने नहीं रहना इस घर में। अखबार में दे दिया, लोग घर देखने आने लगे, हम दूसरे घर देखने लगे। वो मुझे सारा बड़ा अच्छा याद है, बड़े अच्छे लगते थे मुझे घर देखने, नए नए घर बन रहे हैं और वो आपने लेना है और आपने रहना है, कितना बहुत अच्छा लगता। एक नया नया घर बन रहा है, आपने लेना है। मगर अब जितना अब्बा समझाते हैं अम्मी को, अनवर साहब, अम्मी को तो समझ ना आई और वो वही रोती रहती थी। उनको वैसे भी, हाँ, फिर मामू असलम का भी इंतकाल हो गया था। हम जब नाज नहीं, इसी W10 वाले घर में मामू असलम का इंतकाल हो गया था, मामू अनवर का इंतकाल हो गया था। तो अम्मी ने फिर वही, उनके इंतकाल पे अम्मी की चीखें निकली जैसे हिस्टीरिया का एक ज़बरदस्त दौरा। उनकी चीखें ऐसे आसमान तक जाती थी, गले में से खर खर आवाज़ आती थी, पूरा उनका जिस्म ऐसे ऐसे हिलता था, ऐसे 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 हिलता था। और फिर वो कुछ देर ऐसा होने के बाद 15 मिनट, फिर वो ऐसे हो जाते। फिर सब उनके, कोई नाक बंद करता, कोई पानी छींटे फेंकता, फिर वो उठती। और वो, मैं सोचती हूँ उनको कितनी तकलीफ होती होगी इस होने के बाद। लेकिन फिर वो यूं उठ जाती थी, उनको बड़ी तकलीफ, जान के नहीं करती थी, उनको होता था, उनको बड़ी तकलीफ होती थी। बड़े, एक बंदे का पूरा जिस्म ऐसे, थोड़ी देर ही आप यूं यूं करें तो आपकी कितनी तबीयत खराब हो जाए। मामू अनवर का भी क्या हुआ कि वो तायरा की शादी करने के लिए वहाँ गए। ये मामी जो हमारी अनवर की बीवी थी ना, हमीदा, इनकी बहन, ये मेरी अम्मी की खाला की बेटियां भी थी, इनकी बहन जुबैदा थी। तो जुबैदा की 2 बच्चे हुए और उनका मियाँ फौत हो गया। उनका मियाँ फौत हो गया तो उनके माँ बाप ने एक बच्चा तो रख लिया। उनकी पता नहीं असली माँ थी कि नहीं, उनका कुछ यूं ही था, सौतेली माँ थी। और कुछ मुझे इतना पता याद नहीं है उनका, लेकिन उनका यूं ही था। वो कोई, अम्मी मेरी कहती थी, कोई ख़ानदान है शकील दा, वो कोई पता नहीं केड़े, वो सुल्तान क्या पता नहीं बोलती थी, पता नहीं कुछ और बोलती थी। तो वो ज़ुबैदा के फिर उन्होंने दूसरी शादी की और एक बच्चा माँ बाप ने रख लिया, एक बच्चा ज़ुबैदा के साथ भेज दिया। वो शादी उन्होंने की गाड़ महाराजे, और उनका जो नाम था वो था सिद्दीक गाड़ महाराजे। चूँकि अम्मी लोगों को शायद चिटगांग से ये आदत थी ना घूमने फिरने की, तो अम्मी और खाला ने, कि वो खालिद, उनका गढ़ महाराजे में जो उन्होंने शादी की तो उनके 4 बच्चे हुए, 3 बेटियां बड़ी और फिर उनका बेटा खालिद। और वो कहती थी कि वहाँ तो बिल्कुल ही उजड़ वो गांव था, वहाँ तो यूं था कि खेतों में जाके वॉशरूम कर लो और मंजी रख के नहा लो। तो फिर मेरे मियाँ ने मेरे लिए वॉशरूम बनवाया, गुसलखाना बनवाया। मेरा मियाँ रोज़ दूध पिलाता था मेरे बेटे कैसर को, रोज़ भाई वो दूध पिलाता था, वो लाड करता था इसके। फिर इनके अपने बच्चे हो गए, 3 बेटियां एक बेटा।
जिसका नाम खालिद ही रखा गया। और जब वो 10 साल का हुआ उसकी खतना ही नहीं कराई गई लाड की वजह से, या शायद गाँव में ऐसा ही होता हो। तो वो जब 10 साल का हुआ तो मेरी अम्मी और खाला वहाँ गई कि उसकी खतना है। तो हम तो बड़ा हैरान हुए, मतलब कि किस किस्म का, मतलब ये क्या हो रहा है। लेकिन अम्मी और खाला गई उसकी खतना पे, और वहाँ उन्होंने बताया हमने मज़ार देखा, अ, सुल्तान बाहू का मज़ार। वो भाई इतना खूबसूरत और इतना साफ सुथरा कि जिसकी भाई हद नहीं। इतना अच्छा मज़ार की तामीरात थी, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी। जिंदगी का नाम है बर्बादी, ओ शादी। जिंदगी का नाम है बर्बादी, ओ शादी। तो यूं अम्मी रोती रहीं कई साल। फिर वहाँ सामने वो मैंने बताया नूर इलाही लोग रहते थे। तो वो मियाँ बीवी थे और उनके 4 बेटे थे, वो किराए पे रहते थे। बस एक उनका घर था और एक हमारा था। 18 ईस्ट स्ट्रीट पे हमने बड़ी साइकिलें चलाई हैं, बहुत साइकिलें चलाई हैं। 18 ईस्ट स्ट्रीट पे घोड़े वाला आता था। वो घोड़े के बैठने के 10 रुपए लेता था। हमने घोड़े की सवारी की है सबने। वो आया और हमने बस चढ़ना ही चढ़ना है। 18 ईस्ट स्ट्रीट पे ही मैंने गाड़ी चलाई। तो वो सुनसान था, कोई नहीं था। सामने गोल मस्जिद नजर आती थी। चाचा जी शरीफ आए, हम आए तकरीबन 73 एंड में। यानी 1.5 साल 2 साल हम उस घर में रहे और 11 महीने हम इधर रहे, तो 3 साल हो गए। तो हम इसमें आए। फिर 1 साल बाद ही चाचा जी शरीफ, चाची रुखसाना हम मुझे लेकर गई अम्मी के साथ कि ये भाई चाचा जी, चाची रुखसाना की माँ ने ना उनको जहेज में कोठी दी है भाई, ये बेच के और वो यहाँ यहाँ ही घर ले लेती। और उन्होंने ये कोने वाला 18 इसी स्ट्रीट पे कोने वाला राइट साइड पर कॉर्नर का घर, पहला कॉर्नर का घर वो चाचा शरीफ चाची रुखसाना का था, और वो उन्होंने लिया चाची रुखसाना का अपने। वो कहती थी दाज के पैसे। हमें नहीं पता कितना झूठ, जो उन्होंने सुनाया वो मैं आपको सुना रही हूँ, उस पे यकीन ना करें। जो मैं अपनी बात बता रही हूँ वो मुझ पे गुजरी है, उस पे यकीन करें। मैं कुरान पाक की कसम उठा के कहती हूँ कि मैं सच बोलूँगी। हाँ, कभी भूल जाऊं, कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए तो वो कोई नहीं, क्योंकि ये यादें हैं ना, इन्हें जोड़ने में बहुत जख्म लगते हैं, बहुत टूट फूट होती है। तो वो चाचा जी शरीफ लोग आ गए। फिर 1 साल बाद वो आ गए। और फिर 1 2 साल के बाद मेरी अम्मी के भाई बशीर साहब वो आ गए। उन्होंने बिल्कुल W10 के साथ वाला घर ले लिया। बशीर साहब वो आ गए। उनका एक बेटा तो वहाँ था, पिंडी, और उनकी बेटा बड़ा खालिद पिंडी, और बेटी फरी वो फैसलाबाद में। उसकी शादी हो गई थी। उसका मियाँ था निसार, जूते बनाता था, जूते बनाने की, जूते बनाने बनाता था। तो वो उसका इतना काम वाम नहीं था, लेकिन उसकी शादी हो गई। और उसका भी ये था कि वो छोटे से कद का था और वैसे चेहरा अच्छा था, ऊंचा नाक था और चेहरा अच्छा था। लेकिन उन्होंने कर दी वहाँ, भाई जूते भी बनाता है तो कोई नहीं। और फरी यहाँ से वहाँ, फरी का मुझे याद है, फरहत उसका नाम था, उसको फरी कहते थे। फरहत का मुझे याद है, फरी का, कि वो एक तस्वीर थी उसके पास, हमारे पास, जिसमें वो फरहत जो है ना, ऊपर से माइक आ रहा है, पता नहीं वो रेडियो पाकिस्तान है या कहाँ है, ऊपर से माइक आ रहा है और वो यूं करके कुछ बोल रही।
तो मौलवी की 3 बेटियां और एक बेटा हो गया, और फरहत के 2 बेटियां और 2 बेटे हो गए। और मौलवी की शादी अपनी मामू की बेटी से हुई, मामी के भाई के बेटे से, मामी के भाई की बेटी से, यानी भतीजी ली मोमानी ने। और फिर फरहत का तो वो अननोन ही थे, निसार वैसे बिरादरी के थे। और फिर आबिद जो उनका तीसरा बेटा था, जो शायद खालिद भाई से भी 1-2 साल बड़ा था, उससे उमेरा की हो गई। और जाहिद की, जैसा कि मैंने पहले बताया, रफ़ी साहब जो वहाँ मैं बता चुकी हूँ, 100 फीट रोड के राइट है, और वहाँ लेफ्ट पे उनकी कोठी, थोड़ी सी रोड के बाद वाली कॉर्नर वाली कोठी उनकी। अब मुझे नहीं पता वो वहाँ हैं या नहीं। फिर खालिद की शादी हुई तो खाला जुबैदा भी आई वहाँ से, गढ़ मराजे से। और वो उनकी बेटी रुखसाना भी आई, चाचा जी शरीफ ने गाने सुनाए, यूँ हुआ। ये तो खैर मैं बाद में इसको डिस्कस करूँगी। लेकिन काफ़ी अरसा तो हम इसमें ही टेंशन में रहे कि घर खाली करें, घर खाली करें, कैसे घर खाली करें। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं, वो W10 का घर ऐसे था कि आप पोर्च से अंदर गए, और लेफ्ट साइड पर लॉन था, उसमें पहाड़ी बनी हुई थी, बड़े माली ने पौधे लगाए हुए थे। और फिर एक एंट्रेंस से थी। और फिर हम सीधा चले जाते थे तो एक गली आती थी लेफ़्ट साइड पर, डाइनिंग, और उसके बाद ड्राइंग, और राइट साइड पर सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने की। और फिर राइट साइड पर किचन और टीवी लाउंज। और फिर राइट साइड पर एक कमरा जो खालिद आबिद का था। और फिर एक कमरा सामने जिसमें हम 3 बहनें थी। और एक कमरा लेफ़्ट साइड पर जिसमें अनवर साहब और सफ़िया बेगम थी। और उस घर की ये थी एडवांटेज कि उस वक्त DHA वाले बनाने नहीं देते थे। तो वो जो टीवी लाउंज तो यूं लंबा सा था ना, तो लेफ्ट साइड पर जो जगह थी ना, उस पे कई बार खत भी भेजे कि हम यहाँ तामीर कर लें, वो खाली थी, एक थल्ला सा था। तो हम वहाँ जब सर्दियाँ आती थी ना और धूप आती थी, या जब हमारी नानी आती थी हमारे यहाँ रहने के लिए, अम्मी बहुत इसरार करती थी तो वो आती थी। तो हमारे यहाँ पीछे लगे हुए होते थे, पीछे भी बड़ी सी क्यारियाँ थी, उसमें लगे थे मूली, उसमें लगे थे आलू, और इस तरह ऐसे 2-3-4 चीज़ें, हरी मिर्चें वो लगी हुई होती थी। तो हम ताज़ा मूली वहाँ से निकाल के, नानी आती थी वो चनियोट की थी, उसमें नमक मिर्च लगा के काट के, कीनू भी लाते थे, और हम बाहर बैठ के धूप में वो बैठ के खाते थे। तो मेरी नानी ने वही डेडा पहना हुआ, डबल बुकल की हुई, इस तरह से। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह बाकी फिर